नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले आज दशहरा है, दशहरा को आप सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज जो है बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म करके एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? चलो भाई, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्क्रीन पर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्या कह रहा है? गंगा कार्य योजना कब शुरू कर गई? मतलब बात ये है गंगा एक्शन प्लान कब आया था, सब मिला जुला कर गई है। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? पहला ऑप्शन है 1989, सेकंड है 1985, सी ऑप्शन 1980 एंड डी ऑप्शन 2005। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये आई थी भाई राजीव गांधी के गवर्नमेंट में, है ना? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, उनके गवर्नमेंट में ये प्लान लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो केवल भूमि पर मौजूद है। बी ऑप्शन प्रकृति का एक उपहार जो मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। सी ऑप्शन प्रकृति में मौजूद एक मानव निर्मित पदार्थ है। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई कि केवल केवल जंगल में उपलब्ध है। केवल जंगल में उपलब्ध है। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है? ए most appropriate definition of a natural resources is that it is a substance that is present only on land, a gift of nature which is very useful to mankind. And C ऑप्शन कर रहा है a man made substances placed in nature, and D ऑप्शन कर रहा है available only in the forest। क्या आंसर हो सकता है भाई? देंगे इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका जो देखिए पहले प्रेजेंट ओनली लैंड, ये भाई क्या किसी बात का नेचुरल रिसोर्स की, ये गलत बात है। ये तो हर जगह पाया जाता है ना, वाटर में भी अवेलेबल है। ए गिफ्ट ऑफ नेचुरल विच इज वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, ये हो सकता है। एक बार इसको पेंडिंग रखते हैं। सी ए मैन मेड, ये गलत बात है, इसको यही काटो। अवेलेबल ओनली इन द फॉरेस्ट, ये भी गलत बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका बी आपका एकदम सही करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? हाँ, थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैव विविधता से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? चयन करिए जो जैव विविधता को सही से वर्णन करता है। पहला ऑप्शन ए, जैव विविधता किसी क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को संदर्भित करती है। बी ऑप्शन कह रहा है जैव विविधता केवल किसी दिए गए क्षेत्र की वनस्पतियों को संदर्भित करती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जैव विविधता किसी जंगल में अधिक होती है। डी ऑप्शन कह रहा है जैव विविधता किसी क्षेत्र में रहने वाली किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या को संदर्भित करती है। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे भाई? क्वेश्चन अच्छा है ना? चलिए बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। देखिए एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं भाई, है ना? इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं क्या है। चलिए क्या करा, गिवन बिलो तो है। चलिए पहला इसका देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन एन एरिया। ये सही बात है, ये एकदम सही बात, इसको रखते हैं कान पकड़ करके। बी करा कि बायोडाइवर्सिटी रेफर टू ओनली द फ्लोरा ऑफ ए गिवन एरिया, ओनली फ्लोरा, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ फॉरेस्ट, डी कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी refers to the total number of individuals of a particular species living an area। भाई एक बार देखें क्या आपका आपके अकॉर्डिंग भाई सही आंसर क्या हो सकता है ना? बताएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो, है ना, हिंदी में भी देख लेते भाई क्या कर रहा है ना, कि जैव विविधता केवल किसी दिए गए क्षेत्र में वनस्पतियों को संदर्भित करती है ना? ये सही बात है ना? नहीं, पहला वाला तो एकदम सही है भाई, फर्स्ट तो एकदम सही है। हाँ, जैव विविधता किसी जंगल में अधिक होती, ये बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी कहाँ है भाई? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और सी, ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर भी यही आपका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो सतत विकास की अवधारणा का सही वर्णन करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए नियोजित विकास, ये सही बात है, ये एकदम सही है। बी कह रहा है पर्यावरण को होने वाले नुकसान की सीमा की परवाह किए बिना विकास, ये तो एकदम गलत कह रहा है भाई।
है ना, कोई परवाह ही नहीं करना है, एकदम बस चलते रहो। सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोकना, ये भी नहीं सही है भाई। वह विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार हो, ये सही बात है। यानी आपका स्टेटमेंट ए एंड डी सही है। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। इंग्लिश में भी देख लेंगे एक बार भाई, इंग्लिश में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खडीन, बंधी, आहार और कट्टा, भाई कट्टा कहां से आ गया यार इसमें? प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित के उदाहरण हैं। एक बार इसको इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं भाई, हिंदी में तो एकदम हिलाकर रख दिया है। खादिन्स, बुद्धिज, आहार्स एंड कट्टाज, है ना, आर एंशियंट स्ट्रक्चर्स दैट आर एग्जांपल फॉर, ये किसके एग्जांपल भाई? ग्रेन स्टोरेज के हैं, या वुड स्टोरेज के हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के हैं, या सॉइल कंजर्वेशन के हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, सही से आंसर दीजिएगा, चीटिंग नहीं करना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, खादिन्स जो है ये आपका पहली बात ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान का एक मेथड है ना। बुद्धिस्ट की अगर हम बात करें ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। आहार की अगर हम बात करें आपका बिहार का है ना, बिहार का है। और हम कट्टास की बात करें तो ये आपका है कर्नाटक का, कर्नाटका। ठीक है भैया, ये क्या है? पहली बात तो अगर हमने सबकी लोकेशन बता दी क्या है, कहां कहां कौन से पाए जाते हैं। ये पहली बात, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है एंशिएंट टाइम का। ठीक है, अगर हम बात करें खादिन्स का, जो खादिन्स वाटर सिस्टम हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पाया जाता है? राजस्थान में। बुद्धिस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पाया जाता है? एमपी में। फिर आहार्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। एंड कट्टाज वाटर सिस्टम कहां पाया जाता है? कर्नाटक में। आई होप सारी चीजें क्लियर को होंगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो डैश द्वारा उत्पन्न होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय, किससे द्वारा उत्पन्न होता है? इसका तो आंसर होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? इसके लिए एक ही कंडीशन चाहिए, है ना। अगर वस्तु को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, है ना, यहां पर रखे जाएंगे तो इसका जो बड़ा बनेगी, ऑप्शन कहां पर है? जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या, ये तो खत्म है। जब वस्तु को उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सी क्या कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, यही है आपका सही आंसर। फिर डी भी देख लेते हैं भाई एक बार। जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी, नहीं, ये सही बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? परावर्तन का नियम क्या होता है भाई, है ना, हम सभी जानते हैं एंगल आई इक्वल टू, है ना, एंगल आर। ये ऑप्शन नंबर किसमें है? कोण आई इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? यानी कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, देखिए प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, लेकिन सीधा बनता है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्लियर है ना भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। ठीक भैया, नेक्स्ट आगे बात करें भाई, आपका एक ही छोटा सा सहारा हमारा जो है हिम्मत है। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस है, हाँ ये देखेंगे, द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज, कैसा होता है? तो कॉनकेव मिरर का जो भी फोकस होता है ये रियल होता है हमेशा। ठीक है, ये रियल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसकी बात देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी फिजिकल चेंज नहीं है, इसमें से बताना है भाई। जल का वाष्प में परिवर्तित होना, ये तो फिजिकल चेंज है। दूध का जमना, ये भी फिजिकल चेंज है। फलों का सड़ना, ये तो देखना पड़ेगा, उपरोक्त सभी नहीं, ये फलों का सड़ना भाई ये केमिकल चेंज है ना, फलों का सड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर रोटनिंग ऑफ फ्रूट इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए केमिकल चेंज, यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केमिकल चेंज की बात कर रहा है भाई। केमिकल चेंज में कोई नया पदार्थ ही नहीं बनता, ये संभव है? नेवर कैन बी पॉसिबल।
ठीक है, यहाँ पर हमेशा नया पदार्थ बनता है, ये गलत है। परिवर्तन अस्थायी होता है, ये भी गलत बात है, ये परमानेंट होता है। मूल पदार्थ की पहचान खो जाती है, ये एकदम सही कह रहा है। यानी कि अगर जो भी हम एलिमेंट लेकर के जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, वो उसकी जो मूल क्षमता होती है, यानी जो उसकी मूल पहचान होती है, जैसे क्लोरीन को मैंने हाइड्रोजन के साथ मिला दिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी खो जाएगी और दोनों मिलकर के एक नई प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, इसकी अलग प्रॉपर्टी है और क्लोरीन की भी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब दोनों को जब आपस में मिक्स होंगे, यहाँ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है, एकदम डिफरेंट होती है ना। डिफरेंट प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, इसकी भी डिफरेंट रहती है, इसकी भी डिफरेंट रहती है, इसकी भी, यानी सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, लूटने वाले क्वेश्चन, लूटो भाई। द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? ये तो प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट है ना। रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमको मिलता है उसको हम प्रोडक्ट के नाम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि A+B ये आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होता है ना। ये आपका LHS होता है और ये आपका क्या होता है? RHS होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है। यही कह रहा है, इस क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फिर से आ गया ये, देखते हैं। नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज पूछा है भाई। जल का उबलकर जलवाष्प बन जाना, सी ऑप्शन दहन, डी ऑप्शन बर्फ का पिघलना जल बनना, है ना। विच आर द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? डिसॉल्वेशन ऑफ साल्ट इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव कंबशन वाटर वेपर। ये कंबशन भाई आपका क्या है? कंबशन, दहन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दहन आपका क्या है? ये आपका केमिकल चेंज है। बाकी सभी के सभी कैसे हैं? फिजिकल, ये भी फिजिकल चेंज है ना। ये भी आपका पीसी है और ये भी आपका पीसी है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। 15 क्या कह रहा है कि विद्युत की उपस्थिति में जल यानी H2 और O2 में विघटित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन के नाम जानते हैं, या प्रकाश रासायनिक अपघटन के नाम से जाना जाता है, या फिर विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है, या फिर विस्थापन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? बताएंगे भाई क्या आंसर होगा, है ना। यानी इंग्लिश में वाटर डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू H2 एंड O2, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर कह रहा है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फिर सी कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, डी कह रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा हो सकता है ना। तो देखिए, वाटर डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है। ठीक है भैया, चलिए ठीक है। आई होप क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा विश्वास हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। धन्यवाद।